चल ठीक है, यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। देखिए चैप्टर का नया चैप्टर है, नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी कि कोई भी जीव जनन कैसे करते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जनन यानी रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ठीक है, और हाउ डू यानी कैसे करते हैं। यानी कि अब हम लोग उस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें यह पढ़ना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी जो प्रोजेनी है यानी बच्चे कैसे वो पैदा करता है, ठीक। उसके बारे में हमारा पूरा डिस्कशन यहां रहने वाला है। तो रिप्रोडक्शन होता ही क्यों है, क्या आप में से कोई ये जानता है रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन इसलिए हो रहा है कि वो अपनी लाइफ फॉर्म को मेंटेन रखे, अपनी स्पीशीज को बचाए रखे। स्पीशीज को बचाना भी तो जरूरी है। मान लीजिए कोई अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, आप लोग हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर ना करें, तो अगर ह्यूमंस रिप्रोडक्शन ना करेंगे तो क्या होगा, वो स्पीशीज जो है वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। जितने भी हमारे अंदर के जितने भी लोग हैं वो एक उम्र तक जिएंगे और उसके बाद वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स भी कर रहे हैं, और इसके अलावा बैक्टीरिया भी कर रहा है, यानी कि प्रोकैरियोट्स भी कर रहे हैं, और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी कर रहे होंगे, ठीक। तो हम लोग रिप्रोडक्शन को बांट सकते हैं दो पार्ट। रिप्रोडक्शन को यानी जनन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसके बेसिक्स की बात करें, छोटी छोटी बातें करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि असेक्सुअल की पूरी वीडियोस तैयार है, ठीक है। सिर्फ सेक्सुअल वाले में हमें जो है बातें करना है यहाँ पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने आपको बताया कि कुछ रिप्रोडक्शन ऐसे हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ रिप्रोडक्शन ऐसे हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, जिनमें सेक्स ऑर्गन्स या गैमीट के फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। यानी कि युग्मक नहीं बनेंगे, कोई भी जननांग यानी सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें गैमीट्स यानी युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मक यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स, उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। गैमीट्स जो बन रहे हैं यानी युग्मक जो बन रहे हैं वो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की एक विधि है यानी प्रोसेस है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन के टाइप में ही वो बनेंगे गैमीट्स। अब कौन से गैमीट्स बनते हैं वो हम बातें आगे करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तेज होता है और इसमें लगभग कॉपी बनती है, एक से यही दूसरे बिल्कुल कॉपी बन जाएगी। यानी कि अगर आपने कहा कि एक बैक्टीरिया था, हम बस जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक बैक्टीरिया था और इस बैक्टीरिया में डिवीजन हुआ, और डिवीजन हुआ तो सिर्फ यहां से क्या हुआ, ये अंदर की तरफ धसी इस तरह से इसकी वॉल, और वॉल धसने से ये दो बैक्टीरिया यहां तैयार हो गए। एग्जैक्ट कॉपी, 20 मिनट में ये काम हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 20 मिनट में काम हो जाता है। छोटा सा बैक्टीरिया इकोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, उसमें ऐसा काम होता है। कोई इसमें नया चीज हुई कुछ नहीं, सिर्फ ये था सिंपल एक एसएसएल डिवाइड हो दो, इसे बडिंग कहते हैं या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फिजन कहते हैं, अलग अलग इसके नाम है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग नाम है। बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिजन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, और माइक्रो प्रोपगेशन यानी टिश्यू कल्चर हो गया। इसकी बात हम बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में। यहां हम बात करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जितने भी जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हम दो पार्ट में इसको बांटेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक। इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में हम लोग जो आ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक। और कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत पड़ने वाली है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होने वाला है। तो आइए अब इसको देखते हैं और एक प्लांट के ऊपर देखेंगे कि प्लांट में सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या है, कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। देखिए, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का है उसमें सबसे पहले सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। हमने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स के पास रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है?
बता सकता है क्यों? प्लांट्स के पास रिप्रोडक्शन के लिए कोई सेक्स ऑर्गन है? हाँ है। प्लांट्स के पास होता है सेक्स ऑर्गन जिसे कहते हैं फ्लावर। ठीक, फ्लावर जो है ये प्लांट का क्या है? सेक्स ऑर्गन। क्लियर? यानी प्लांट इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। फ्लावर बनते क्यों हैं? इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। किसके लिए बन रहा है? रिप्रोडक्शन के लिए बन रहा है। फ्लावर होते क्या है बताइए? कोई बताएगा फ्लावर क्या होते हैं? किसी को पता? फ्लावर्स आर मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड फ्लावर्स क्या है? ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और कोई भी एक फ्लावर, जैसे मेरे पास गुड़हल का फ्लावर है, ठीक है, आप इस फ्लावर को देखें तो कोई भी एक फ्लावर जो होता है उसमें कई छल्ले मिलेंगे आपको। देखिए ये यहाँ पे हरे रंग का एक ही छल्ला दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ये पेटल्स मिल रहे हैं, ये एक छल्ला मिल रहा है, इसके बाद अंदर ये एक छल्ला मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें करीब करीब 4 छल्ले आपको मिलते हैं। एक ये इस तरीके से अलग अलग छल्ले होते हैं, ठीक। तो 4 छल्ले जो है वो क्या क्या है? इन्हें फ्लोरल वर्ड्स कहते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम और गैनोईशियम। कैलिक्स जो होता है ये आउटर मोस्ट वर्ण है, सबसे बाहर वाला छल्ला है। ये आपको जो ग्रीन कलर का छल्ला दिख रहा है ये वाला, ये कैलिक्स है। हम इसको बाहर अब तोड़ देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जो ग्रीन कलर का है ये वाला, ये कैलिक्स है, ठीक। दिख रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो जो कैलिक्स है ये ग्रीन कलर का छल्ला है। अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे गया हुआ है, ऐसे ये तो दिखा, यही तो है चीज। इसके हर एक पार्ट को अलग नाम देते हैं। कैलिक्स का एक पार्ट रहता है सेपल, ठीक। इसके बाद अगला जो छल्ला आ रहा है, अगला छल्ला, ये आपकी पत्तियां जिन्हें हम पंखुड़ियां बोल रहे हैं, ये भी तो एक छल्ले में ही तो लगी हुई हैं। ये पंखुड़ियां भी तो छल्ले में ही तो लगी हुई हैं। तो ये जो पंखुड़ियां हैं इनका जो छल्ला होता है उसकी एक पंखुड़ी को हम अगर यहां से निकालें तो देखिए ये पूरे छल्ले में एक पंखुड़ी को हमने यहां से निकाल दिया, इसको हमने क्या कह दिया? पेटल कह दिया, ठीक। ऐसे ही अगला छल्ला यहां पे आपको ये दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जिसमें ये लगे हुए हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम का ये जो पीला वाला पार्ट है, सिर्फ पीला वाला आप देखेंगे, बीच वाला जो पीला वाला पार्ट है, इसको ये एंड्रोशियम है, जिसका एक पार्ट हम कह रहे हैं स्टैमेन। और गाइनेशियम जो होता है वो इसके बीचों बीच में एक जो ये लंबी सी डंडी अंदर की तरफ गई हुई, ये गाइनेशियम है, ये कहलाता है, इसका क्या कहते हैं? कार्पल या पिस्टल। क्लियर हो गई बात? यानी कि आपने एक फ्लावर के चारों वर्ग्स के बारे में पढ़ लिया और उनकी एक एक यूनिट के बारे में पढ़ लिया। पूरा छल्ला एक वर्ग है, ये जो हमने आपको दिखाया ये पूरा एक छल्ला, ये क्या है? ये वर्ग है। लेकिन इस वर्ग की एक यूनिट को क्या कह रहे हैं? सेपल। ऐसे ही कोरोला की यूनिट पेटल, ऐसे ही एंड्रोशियम की यूनिट स्टैमेन और गाइनेशियम की यूनिट कार्पेल होती है। तो एक फ्लावर के आपको चारों पार्ट समझ में आ गए जो फ्लोरल वर्ड्स कह रहा है। एक फ्लावर के 4 पार्ट होंगे। क्लियर? ये फ्लावर अपनी इस डंडी से कनेक्ट रहता है स्टेम से, भाई यही तो डंडी थी, इसी से तो कनेक्ट था ये स्टेम से। तो ये जो फ्लावर है ये जिस डंडी से कनेक्ट रहता है इसे क्या कहते हैं? ये आप कमेंट में बताएंगे हमें क्या कहते हैं इस डंडी को। और ये डंडी देखिए आगे की तरफ गई है और ये थोड़ी सी फूल गई, देखिए ऊपर की तरफ जाके ये थोड़ी सी फूल गई है, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए हुए है और इसी के ऊपर सारे फ्लोरल वर्ड्स निकल रहे हैं। इसको क्या कहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक। पिन कमेंट में हम डाल देंगे इसका आंसर, लेकिन आप इसे बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए, तो आपका अगर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले हमने बीच वाला पार्ट बनाया और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये जो डंडी नीचे से आई हुई थी
चलो उसका नाम बता देते हैं, पेडिसल कहते हैं इसे। ये पेडिसल आगे की तरफ ये थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, फैल जाती है, जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, इसे थैलेमस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई पेडिसल। इसमें से ये चार वर्ग निकलेंगे। ये हो गया कैलिक्स, ये हो गई पत्ती वाला स्ट्रक्चर कोरोला, ये हो गया एंड्रोशियम, और ये जो लगे हुए भाई साहब कौन है, गाइनोशियम। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ये आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम, और ये वाला पार्ट गाइनोशियम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? सही से चल रहा है सब? चल अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई अब क्या क्या पार्ट कैसे कैसे काम करते हैं। तो हमने इनके एक एक पार्ट सिंगल यूनिट को भी समझ लिया। कैलिक्स की सिंगल यूनिट क्या है अभी बताया, सेपल। इसकी एक सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, सेपल। इसकी सिंगल यूनिट क्या है, पेटल। इसकी सिंगल यूनिट क्या है, स्टेमन। और इसकी सिंगल यूनिट क्या है, कार्पल या पिस्टल। कार्पल या पिस्टल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? यहां तक बिल्कुल सही से समझ में आ गया है, क्योंकि हमें फ्लावर के बारे में पूरा जानकारी होगी। तो 4 फ्लोरल वर्ग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और 4 फ्लोरल वर्ग्स के यूनिट्स क्या हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल या पिस्टल। ये फ्लोरल वर्ग्स की यूनिट्स होगी। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक यूनिट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कैलिक्स और कोरोला का काम क्या होता है। ये ग्रीन कलर का था, ये हमने आपको अभी दिखाया, कैलिक्स ग्रीन कलर का है, और कोरोला ये पंखुड़ियां जो हैं ये कलरफुल है। इनका काम क्या होगा, अट्रैक्शन और प्रोटेक्शन। ये नीचे से प्रोटेक्ट करेगा, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करना है, क्या ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सेसरी वर्म। ये क्या है, एक्सेसरी वर्म्स। वर्म मतलब छल्ला, एक्सेसरी वर्म। और ये भाई साहब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दोनों क्या हो गए, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, नेसेसरी वर्म। ठीक, तो एक्सेसरी वर्म और नेसेसरी वर्म समझ में आ गए क्या होते हैं। नेसेसरी वो है जिनके बगैर रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया प्लांट का। ठीक, और एक्सेसरी वो है जो इस रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अगर प्लांट में ये हैं तो भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, अगर प्लांट में ये नहीं है तो भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब यही पे आ जाते हैं कंप्लीट फ्लावर क्या होता है। एक पूरा पूर्ण पुष्प यानी कंप्लीट फ्लावर क्या है। अगर पूरे फ्लावर की बात करें जाए तो जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों मिलेंगे उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, और जिनमें इनमें से कोई भी एक चीज नहीं मिल रही है उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कह देंगे। कोई दिक्कत? कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, फीमेल नहीं होगा। कुछ में सिर्फ फीमेल होगा, मेल नहीं होगा। जैसे आपने पपीता देखा है, पपीते को अगर आप देखिए, उसका जो प्लांट होता है, एक प्लांट पे पपीते आ रहे हैं और दूसरे पपीते आ ही नहीं है। जिस पे पपीते नहीं लग रहे हैं लेकिन वो है पूरा बड़ा मैच्योर है, वो कैसा है, वो मेल फ्लावर बना रहा होगा। और जिसमें पपीते आ रहे हैं वो कैसा होगा, उसमें फीमेल फ्लावर आ रहे होंगे, इसलिए उसमें पपीते लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये यूनिसेक्सुअल भी होता है। हम यहाँ आपको एक कंप्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन को लेके चल रहे हैं और समझा रहे हैं। यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। डेट यानी खजूर हो गया, पपीता हो गया, उसमें ये देखने को मिलेगा। अब हम लोग एक एंड्रोशियम यानी कि एक स्टेमन के ऊपर आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर हम आते हैं और देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैसे ये काम कर रहा है। अब हम लोग एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं फ्लावर के, जिसे हमने स्टेमन नाम दिया। ठीक, एक स्टेमन जो होता है वो 2-3 चीजों से मिलकर बना है। ये इसका एक फिलामेंट है।
और ये फिलामेंट आगे की तरफ जा रहा है और इसमें दो लगे हुए हैं एंथर लोब्स। ये दो ऐसे चिपके हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका ये फिलामेंट हो गया और फिलामेंट में दो एंथर लोब ऐसे चिपक गए हैं इस तरह से, और ये फिलामेंट आगे की तरफ जा रहा है। ठीक, तो ये दो एंथर लोब ऐसे चिपके हुए हैं, ये पीछे तक पूरा फिलामेंट होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ये बिल्कुल वैसे ही है, दो एंथर लोब्स हैं जो दो एक फिलामेंट से कनेक्ट रहते हैं। जहां से कनेक्ट है उस पार्ट में कह दिया हमने कनेक्टिव, और ये एंथर लोब्स हो गए। ये पूरा पार्ट एंथर है और ये दो इसमें क्या है, एंथर लोब्स हो गए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यानी कि एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव से मिलके बना हुआ है आपका क्या, स्टेम। फिर से बना देते हैं, देख लीजिए। एंथर, सबसे पहले फिलामेंट हो गया, इसमें दो आपके एंथर लोब हैं, जिसे हमने कॉमनली क्या कह दिया है, एंथर कह दिया है, पूरा है ये एंथर। और ये बीचों बीच में जो था वो क्या था, कनेक्टिव। और ये क्या हो गया, फिलामेंट। बोलो कोई दिक्कत नहीं? एंथर जो है बाई लोब है। एंथर कैसा होता है, दो लोब्स है ना इसमें, तो कैसा होता है, बाई लोब। इन जनरल यही मिलता है, फिर आगे कंडीशंस बदलती रहती हैं। हमने तुम्हें जनरल कंडीशन बता दी, बाई लोब्ड है, ठीक, दो लोब्स मिलेंगे। इन जनरल दो ही लोब मिलते हैं, मालवेसी फैमिली जिसमें एक होता है। हम आगे जाएंगे 10th क्लास पे सब मिलता है। एंथर के अंदर क्या होता है, इन लोब्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। रेंजिया कह दो या जीएम भी लगाते हैं। जीएम जब लगा देंगे स्पोरेंजियम तो ये सिंगुलर के लिए, स्पोरेंजिया प्लूरल के लिए। तो चार स्पोरेंजिया होती है, इसलिए हमने माइक्रोस्पोरेंजिया कह दिया है। वैसे अगर एक की बात करेंगे तो स्पोरेंजियम, यहां से जिया हटा के जीएम कर देंगे। समझ में आई बात? इन माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। 10th लेवल की बात हो रही, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत सिंपल लेवल पे पढ़ना है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। आप जानते हो इन्हें बहुत अच्छे से, 7th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स इन जनरल देखने को मिलती है। एक बड़ी सेल है जिसे वेजिटेटिव सेल, और छोटी सेल है जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं। और इसके ऊपर की जो लेयर होती है इसे कह देते हैं एक्साइन, और अंदर वाली लेयर कह देते हैं इंटाइन। बाहर वाली लेयर क्या कहला रही है, एक्साइन। एक्साइन जो बनी होती है स्पोरोपॉलिनिन की। अंदर वाली लेयर जो होती है उसे कह देते हैं इंटाइन, जो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। यानी पेक्टोज और सेलुलोज दोनों से मिलकर बनी हुई पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज। कहीं कहीं पे एक्साइन देखिए, ये कुछ लेयर पूरी तरह से स्पोरोपॉलिनिन जब इसके ऊपर नहीं आ पाता है तो बहुत ही हल्का सा स्पेस रह जाता है, जिसे हम कह देते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। इसके अंदर जैसा कि हमने आपको बताया दो सेल मिल जाएंगी, इन जनरल दो सेल मिलती हैं। बड़ी सेल को कह देते हैं वेजिटेटिव सेल, और छोटी सेल को कह देते हैं जनरेटिव सेल। बड़ी सेल कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल, और छोटी सेल कौन सी होगी, जनरेटिव सेल। कोई दिक्कत इसमें नहीं। हम आपको इसी में आगे बताएंगे कि जनरेटिव सेल से ही आगे दो मेल गैमीट बनेंगे, और एक ये जो तुम्हारे जर्म पोर्स हैं इनसे पॉलन ट्यूब आगे निकल के जाएगी। लेकिन ये काम होगा तब जब पॉलिनेशन हो जाएगा, पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस के बारे में जब बात करेंगे तब होगा। क्लियर? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसमें हमने पॉलन ग्रेन तक की बात कर ली और पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर देख लिया। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर।
ठीक, पॉलन ग्रेड को वही बना रहने देंगे और ये इसको हम हटा देते हैं ऊपर से, बस इतना। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हो जाते हैं गायनेशियम से। गायनेशियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल या पिस्टल। बात समझ में? कार्पल या पिस्टल इसकी यूनिट है। तो एक गायनेशियम को हमने अभी बनाया था, आप उसको फिर से देख सकते हैं, यहां पर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, मिडिल वाला जो स्ट्रक्चर फ्लावर में बनाया था वो गायनेशियम था। और इसमें क्या है? इसमें सबसे ऊपर की तरफ गायनेशियम का ये जो एक यूनिट, सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, पूरे के नहीं, पूरा वर्ग चल रहा है, हम एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे कह देते हैं स्टिग्मा। ये वाला पार्ट हो गया स्टाइल, ये हो गई ओवरी, और ओवरी के अंदर लगे होते हैं ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। आप बनाने का तरीका भी देखते जाइए, साथ साथ हम बना रहे हैं तो आप भी देखते रहिए। ठीक, ये जो ओव्यूल है, ओवरी में जिस जगह से जुड़े होते हैं उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कनेक्शन ओव्यूल्स का और ओवरी के बीच जो कनेक्शन पॉइंट है उसे हम कह देते हैं प्लेसेंटा। ठीक, अब हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको यहां पे बड़ा करके दिखा देते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया देख लिया, ये हटा देते हैं। माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेड का डायग्राम बना रहे हैं, एक ओव्यूल का डायग्राम और बना देते हैं। देखिए सर, ओव्यूल को अगर हम यहां ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें दो इंटेग्यूमेंट मिलेंगे। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उन्हें हम इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। इंटेग्यूमेंट। बाहर वाले को क्या कह दिया है? आउटर, और अंदर वाले क्या कह दिया है? इनर। क्या है ये? इंटेग्यूमेंट। समझ में आई बात या नहीं? तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट है, जो क्या करे हुए हैं? अंदर के पूरे मटेरियल को कवर करे हुए हैं। ये क्या है? ये है फिलामेंट्स। ठीक है, इसे ये कनेक्ट कर रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। ओव्यूल का पार्ट यहां से शुरू होता है। ठीक, ये कहलाता है हिलम, और यहां पे अंदर जितनी भी सेल है उसे न्यूसेलस कह देते हैं। और यहां बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। असली खेल यही होने वाला है रिप्रोडक्शन का। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ये अगर आप देखें, दोनों ये इंटेग्यूमेंट और इधर भी दो इंटेग्यूमेंट है, आपको दिख रहा है? दो इंटेग्यूमेंट ये है और दो इंटेग्यूमेंट ये भी तो है। ये भी तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये भी तो इंटेग्यूमेंट ही है। ये दोनों इंटेग्यूमेंट आपस में यहां जुड़ नहीं है, यहां नीचे से जुड़ नहीं है, खाली स्पेस छोड़ दिया। इस खाली स्पेस को हम क्या कह देते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कह देते हैं। इस स्पेस को क्या कह दिया हमने? माइक्रोपाइल कह दिया। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? और पीछे की तरफ इसके जो ये वाला एरिया है, इसे हमने कह दिया है चैलाज़ा। ठीक, और बीच में जितनी भी इसके अंदर सेल्स भरी हुई होंगी यहां पे, वो सारा पार्ट हमने कह दिया है न्यूसेलस। क्या कह दिया है? न्यूसेलस। ये जितनी भी सेल्स थी इसको हमने क्या कह दिया है? न्यूसेलस। ठीक, अब अंदर वाली इन सेल्स की बात कर लेते हैं। यहां अगर आप देखें तो ये जो गोला बना हुआ है, इस गोले में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखिए आपको कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। 8 न्यूक्लियस है। और सेल्स की बात करी जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेल। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कौन है ये हमारा अंदर जो बैठा है? इसे हमने कह दिया है एम्ब्रियो सैक। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक है, जो कैसा है? 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक, 2 न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है, समझते रहे ना?
अभी हम सारी बातें बताएंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे ले जा रहे हैं समझाते हुए। ये जो दो चैलेजा की तरफ की सेल्स है 3, इन्हें हमने कह दिया है एंटीपोडल सेल। क्या कह दिया है? एंटीपोडल सेल। चैलेजा की तरफ की 3 सेल क्या कहलाएंगी? एंटीपोडल सेल्स। ठीक, बीच वाली जो सेल थी इसे हमने क्या कह दिया है? सेंट्रल सेल। इसके अंदर जो दो न्यूक्लियस थे उनको हमने कह दिया है पोलर न्यूक्लियर। इसके अंदर जो यहां बीचों बीच में जो सेल थी इसे हमने कह दिया है एग सेल, और यहां जो दो सेल थी इन्हें हमने कह दिया है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स समझ में आएगा? और इन सबको मिला के क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। पूरा अंदर वाला जो गोला है इसे हमने क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक प्लांट्स का फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम यहां एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमेटोफाइट। और पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट वर्ड जो है ये क्या कहना चाह रहा है? गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन कंडीशन। एन मतलब, अब हम तुम्हें समझा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। एन मतलब क्या? तुम्हारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तुम्हारे अंदर क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर। 23 पेयर। जब पेयर की बात करते हैं तो कहते हैं 2n कंडीशन। जब सिर्फ 23 की बात करेंगे यानी आधे हो गए तो हम कहते हैं क्या है? हैप्लॉइड कंडीशन। और तब गैमेटोफाइट की कंडीशन आती है। यानी कि जो एग है उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? आधे हैं। पॉलन ग्रेन है उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? आधे हैं, हैप्लॉइड है, क्योंकि ये गैमीट्स हैं। ये फीमेल गैमीट और ये मेल गैमीट आगे बनाने वाला है। क्लियर होगी बात? तो क्या है ये? हैप्लॉइड है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पे एम्ब्रियो सैक के आगे की कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, रिवाइज एक बार कर लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में स्टिग्मा, सॉरी फिलामेंट और एंथर, और ये कनेक्टिव। ये फिलामेंट हो गया, ये दो एंथर लोब हो गए और इसमें लगा हुआ है कनेक्टिव। ठीक, इसके अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन हो गया। पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। समझिए, गैमीट्स जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसे क्या कहते हैं? मियोसिस। सेल डिवीजन आपने मियोसिस और माइटोसिस पढ़ा। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर आधे हो जाते हैं वो होता है मियोसिस। जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं माइटोसिस। यानी ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से दो सेल बने लेकिन दोनों सेल्स आइडेंटिकल हो, एक दूसरे में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहे, तो माइटोसिस। लेकिन दो सेल बने और क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाए तो मियोसिस। तो ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं गैमीट्स। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट की तरह इसमें आगे वर्क करेगा। देखिए यहां से जनरेटिव सेल मेल गैमीट बनाएगा पॉलन ग्रेन के अंदर, इसीलिए इसे मेल गैमेटोफाइट कह दिया, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट। और एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीट बनाएगा, जिसे हम कह रहे हैं एग सेल। ये फीमेल गैमीट है, इसीलिए इसे हमने कह दिया है फीमेल गैमेटोफाइट। और ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर यहां कितने हैं? आधे रहते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम्स के नंबर कैसे हो गए? आधे हो गए। ठीक, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली पूरी। अब अगर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट है। ठीक, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। इसके अलावा अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है, जितनी भी सेल्स भरी है उसे न्यूसेलस कह देते हैं। इंटेगुमेंट जहां एक दूसरे से मिल नहीं रहे उसे पाइक्रोपाइल, और पीछे के पोर्शन को चलाजा कह देते हैं। इसके अलावा बीच में जो ये बीचों बीच एरिया बना हुआ है गोल, इसे हमने एम्ब्रियो सैक कहा है। इस एम्ब्रियो सैक में चलाजा की तरफ की 3 सेल्स को हमने कह दिया एंटीपोडल सेल्स, बीच वाली सेल को सेंट्रल सेल, दो सेंट्रल सेल के अंदर है पोलर न्यूक्लियाई, इसके नीचे है एग सेल और दो सिनर्जिड्स हैं। क्लियर? इतनी चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं हम लोग पॉलिनेशन प्रोसेस के ऊपर कि भाई ये पॉलिनेशन क्या होता है, आगे बढ़ेंगे उसमें बताएंगे। ठीक,
चलिए देखिए पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। यानी कि यहां हमने आपसे कहा ये फिलामेंट था, ये एंथर थे और यही पॉलन ग्रेन बन रहे थे। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना क्या कहला रहा है? पॉलिनेशन। क्लियर? यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर अपने ही फ्लावर में, जैसे मान लो ये एक फ्लावर था और इसी से ही यहां से ये निकला हुआ है एंथर, इस एंथर में ये लगे हुए, ये फिलामेंट निकला, ये एंथर, ये दो पॉलन ग्रेन अपने ही पॉलन, यहां से पॉलन ग्रेन उड़े और यहां इसी के ऊपर अपने ही में आ गए, तो सेल्फ पॉलिनेशन। या एक ही प्लांट था, इसके ऊपर एक प्लांट ये था, ये था, अपने ही प्लांट में आ गए, तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर कोई दो प्लांट अलग अलग हैं और इधर से पॉलन ग्रेन उड़े और दूसरे पे चला जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत? सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। मसला है पॉलिनेशन का सिर्फ ये कि पॉलन ग्रेन एंथर से उठे और कहां चला जाए? स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाए, बस सिंपल। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पॉलन ग्रेन को यहीं पर लैंड कराया जाएगा तो यहां पॉलन ग्रेन आ जाता है। अब बात आती है कि साहब पॉलन ग्रेन्स को लाने के लिए एजेंसीज क्या क्या है, एजेंट्स क्या है? इन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। भाई कौन लेके आ रहा है पॉलन ग्रेन को? या तो वो जिंदा चीजें हो सकती हैं या वो मरी हुई चीजें भी हो सकती हैं। अबायोटिक यानी जो मरी हुई चीजें होंगी उसमें क्या क्या आ सकते हैं? तुम्हारा वाटर आ सकता है पानी के थ्रू, या विंड आ सकती है, ठीक है, हवा चली उससे आगे, या बायोटिक में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, स्नेल्स आ सकते हैं, ठीक, बर्ड्स आ सकती हैं। एक चिड़िया थी, ठीक है, उसने जाके किसी का नेक्टर पिया फ्लावर का और उसमें पॉलन ग्रेन लग गया, फिर वो गई किसी दूसरे फ्लावर पे, वहां पॉलन जो नेक्टर पीने के लिए वहां ये पॉलन ग्रेन चला गया। ऐसे इंसेक्ट भी यही काम करते हैं, नेक्टर वगैरह के लिए जाते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू अगर बायोटिकली अगर किसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो इस फ्लावर के अंदर कुछ खासियत होनी चाहिए। भाई जिंदा चीज के थ्रू पॉलिनेशन कर रहा है और जिंदा चीज बिना किसी फायदे के काम करती नहीं है। यानी कि अब एक मधुमक्खी है, वो कह रही है साहब हमें पॉलिनेशन हम नहीं कराएंगे, तो प्लांट कह रहा है ऐसा है, हम तुम्हें क्या देंगे? फ्लावर कह रहा है रस देंगे, आओ तुम्हें हम रस दें। तो वो क्या देगा? नेक्टर देगा, वो रस चूसने आएगी और वो इस वजह से पॉलन ग्रेन को अपने साथ लिए जाएगी। ऐसे पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? स्टिकी होंगे, चिपचिपे होंगे। वो पॉलन ग्रेन उसकी सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, जैसे ही वो इसके ऊपर बैठेगी पॉलन ग्रेन उस पर चिपक गए। अब वो कहीं दूसरे प्लांट के ऊपर गई तो पॉलन ग्रेन वहां झड़ गए। समझ में आई? इस तरह से क्या हुआ? पॉलिनेशन हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? जरा सी भी नहीं। फिर अब बायोटिक में क्या होगा? अबायोटिक में पॉलन ग्रेन हल्के होंगे, नॉन स्टिकी होंगे और बड़े बड़े ढेर सारे होंगे, ताकि हवा जब चले तो कुछ नीचे गिर जाए तो आगे तक कुछ तो पहुंचे, तो ढेर अमाउंट में चलेंगे। तो यहाँ नुकसान ज्यादा होगा पॉलन ग्रेन का, लेकिन हल्के होंगे। और यहाँ कैसे होंगे? स्टिकी होंगे। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ की बात करें वाटर की, तो वाटर में फ्लोट करना चाहिए पॉलन ग्रेन को, वरना डूब नहीं जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो फ्लोट करने वाले होना चाहिए, ठीक है, ज्यादातर रिबन लाइक होंगे, लंबे लंबे होंगे, और साथ ही साथ इनके ऊपर एक स्पेशल म्यूकस की कवरिंग होगी जो उसे भीगने से बचाएगी। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया पॉलिनेटिंग एजेंट्स और उस तरीके के फ्लावर्स की बात। और इसमें फ्लावर्स जो होते हैं जो बायोटिकली करेंगे तो कलरफुल होंगे, ताकि कोई कलर से अट्रैक्ट हो, कोई स्मेल से अट्रैक्ट हो, या कोई नेक्टर से अट्रैक्ट हो। तो इन फ्लावर्स में कलर, स्मेल और नेक्टर मिलेगा, लेकिन ये कलरलेस भी हो सकते हैं, स्मेललेस भी हो सकते हैं, नेक्टरलेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें किसी चीज की जरूरत थोड़ी, हवा और पानी कोई थोड़ी कह रहा है कि भाई नहीं हमें कुछ चाहिए। बस समझ में? पॉलिनेशन समझ में आया? पॉलिनेशन का मतलब हो गया पॉलन ग्रेन का एंथर से उठना और स्टिग्मा के ऊपर जाना। सिंपल। ये दोनों तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ अपने ही प्लांट के अंदर हो रहा है या क्रॉस किसी दूसरे प्लांट में जा रहा है। इसके अलावा जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन ले जा रहा है, ले जाने में बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं या एबायोटिक एजेंट्स भी। एबायोटिक एजेंट्स में तुम्हारा विंड और वाटर आ गया,
और इसके लिए तुम्हें फ्लावर में किसी भी तरीके की कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कोई रंग नहीं चाहिए, कोई खुशबू नहीं चाहिए, कोई नेक्टर नहीं चाहिए। जबकि यहाँ रंग भी चाहिए, खुशबू भी चाहिए, नेक्टर भी चाहिए। इनके पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होंगे, चिपचिपे होंगे, और इनके पॉलन ग्रेन हल्के होंगे और नॉन स्टिकी होंगे। बात समझ में आ गई? साथ ही साथ जो वाटर वाले हैं वो कैसे होंगे, उनके ऊपर म्यूकस की कवरिंग चढ़ी हुई होगी ताकि वो भीगे ना, और बोट शेप या कि रिबन शेप स्ट्रक्चर में होंगे ताकि वो डूबे ना। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब पॉलिनेशन हो गया, यानी पॉलन ग्रेन यहां से उठा और कहां गया, स्टिग्मा के ऊपर आ गया। ले आए पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे, चलो ले लिया आपने। अब जरा एक बात बताओ, अमरूद था, अमरूद का पॉलन ग्रेन था, और आम का पेड़ भी वहीं लगा हुआ था। अमरूद का पॉलन ग्रेन उड़ के अगर आम के पॉलन ग्रेन पॉलन के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, अमरूद वाला आम वाले पे चला जाए, तो क्या आम में अमरूद का टेस्ट आ जाएगा? नहीं आता ना। तो स्टिग्मा के ऊपर एक और चीज भी होती है, वो रिकॉग्नाइज करता है, वो पहचानता है कि साहब ये अपना वाला है पॉलन ग्रेन कि नहीं। अगर अपना वाला है तो ठीक, नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने वाले की, तो अपना वाला पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाता है। और जो अपना वाला पॉलन ग्रेन आया तो उसमें हमने आपको बताया है कि ये स्ट्रक्चर होगा पॉलन ग्रेन का, यही वाला। ठीक, जो अपना वाला पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया, अब कुछ इसे क्या मिलेंगे, कुछ ये फैक्टर्स रिलीज करेगा कि ठीक है तुम आ गए हो, अपने ही साथी हो, डेवलप कर गया, मैच्योर हो जाओ। यानी अब क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन चेंज, यानी पॉलिनेशन के बाद कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे वो पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस में? क्या होगा, ये जो तुम्हारा जर्मपोर था, यहां से जर्मपोर, यहां से थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा है और जर्मपोर दिखाएंगे, यहां जर्मपोर दिखाएंगे। जनरली 3 ही जर्मपोर होते हैं, इसलिए हम 3 दिखा रहे हैं। आप ज्यादा जर्मपोर ना बना देना, गड्ढे गड्ढे कर दोगे, सर हमारा पॉलन ग्रेन बहुत गड्ढा हुआ है, नहीं, सिर्फ 3 बनाना, इससे पूर्ण बनाना। तो ये 3 जर्मपोर में से एक जर्मपोर जो है वो टूटेगा, और ये जो अंदर बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल है, ये क्या करेगी, ये ट्यूब निकालेगी और यहां से इसके अंदर ले जाएगी। ठीक रहा है? यानी वेजिटेटिव बड़ी वाली सेल जो है वो क्या बना रही है, ट्यूब बना रही है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस ट्यूब में आगे आगे चलेगा। ठीक, तो जो ट्यूब बन रही है इसे कह दिया हमने पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, और जो न्यूक्लियस है इसे हमने कह दिया ट्यूब न्यूक्लियस। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल के नाम से भी जान सकते हैं यार, बोलो। यस सर, क्योंकि इसी से तो पॉलन ट्यूब निकल रही है, तो इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं। और इससे पॉलन ट्यूब निकली और पीछे क्या रह गई, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कह रही हम अकेले थोड़ी ना करेंगे काम, हम डिवाइड करेंगे। जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 छोटी छोटी सेल्स बना ली, जिन्हें कह दिया मेल गैमीट। क्या कह दिया? कितने बन गए? 2। नंबर में कितने हैं? 2 मेल गैमीट बन गए। यानी आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस, पीछे पीछे मेल गैमीट चलेंगे। कहां चले, कहां चले भाई, इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा और बड़ा करके। ये जो ओवरी है, इस ओवरी में क्या है, अंदर ओव्यूल है। इस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। यही तो है, अभी यही तो बनाया था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, याद करिए। और इसमें ये आपका क्या था, एम्ब्रियो सैक था, ये तो बताया था एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में ये जो 2 सिनर्जिड्स है, नीचे वाली सेल्स है सिनर्जिड्स, अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था पीछे आपने ड्रॉ भी कर लिया होगा। इन सिनर्जिड्स से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल्स यहां पे रिलीज हो रहे हैं, और इन केमिकल्स की वजह से ये पॉलन ट्यूब बेचारी परेशान है, कह हमें तो उधर ही जाना है। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? इसको हमने वहां उठा के बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये इस पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। कीमोट्रोपिक मूवमेंट हमने आपको बताया है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट, केमिकल्स के अट्रैक्शन की वजह से एक मूवमेंट हो रहा है पॉलन ट्यूब का। और ये पॉलन ट्यूब इसलिए माइक्रोपाइल की तरफ फाइनली पहुंच जाएगी। हम यहां दिखा देते हैं, ये आगे माइक्रोपाइल के पास में। और माइक्रोपाइल के पास आते ही ये यहां पे बर्स्ट होती है, ये ट्यूब न्यूक्लियस फट जाएगा, और ये भी यहां से एक सिनर्जिड्स को फाड़ती हुई ये इस तरह से गैप बना देगी।
और पीछे क्या आ रहे थे दो, पीछे क्या आ रहे थे दो, ये भी तो पीछे पीछे चले आ रहे थे, दो मेल गैमीट यहां अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक, एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है इस एग सेल के साथ। किसके साथ में? एग सेल के साथ में फ्यूज कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी। और सिनगैमी में जब फ्यूजन हो गया, यानी कि ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, 2n कंडीशन आ जाएगी। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है बोलता है जाइगोट। कैसा हो गया? वो 2n हो गया। कोई दिक्कत? इसके अलावा जो दूसरा मेल गैमीट था ये ऊपर जाएगा। जो अगला मेल गैमीट है इसने फ्यूज कर दिया दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक, ये भी n प्लस n की कंडीशन थी, एक n ये था, एक n ये था और एक n ये है, तो 3n यानी 3 क्रोमोसोम एक साथ जाके जुड़ जाएंगे। इसे कह देंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और इससे जो बनेगा उसे कह देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कह दिया हमने? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, ये कैसा होगा? 1n 2n 3n, कितने n हो गया? 3n कंडीशन पे आ गया ये। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि दो मेल गैमीट दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिला के क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, और यहां हुआ क्या, ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। यानी कि ये पॉलन ट्यूब अंदर गई, पॉलन ट्यूब से यहां से दो मेल गैमीट निकले, एक मेल गैमीट ने एग सेल और दूसरे मेल गैमीट ने सेंट्रल सेल की दो इन सेल्स के साथ में फ्यूज किया। बाकी सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ये सारी सेल डीजनरेट हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। ठीक, और जाइगोट आगे, अब यहां पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहां फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या ये वाली सेल खत्म हो गई, ये ऊपर वाली तीनों खत्म हो गई। फर्टिलाइजेशन सिर्फ किससे हुआ? एक इससे जुड़ गया और एक इससे जाके जुड़ गया, इन दो न्यूक्लियस। वही तो हुआ है, जो एग सेल से जुड़ा उसके बाद क्या बन गया? जाइगोट। यानी यहां क्या बन गया होगा? जाइगोट। और ये वाली सेल किसमें मॉडिफाई हो गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन में। तो सिर्फ दो ही सेल तो बची, बाकी सारी सेल डिग्रेड हो गई, खत्म हो गई। और खत्म होके अपना न्यूट्रिशन दे रही कि अब तुम लोग खाओ पियो हमको और तुम बड़े भलो फूलो, हम तो मरने चले। समझ में आ गई बात है? अब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होने वाला है। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाएगा आपका, सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में तो आप जान ही गए हो। ठीक, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाएगा तो जाइगोट जो है आगे डेवलप करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे डिवाइड करेगा, बहुत तेजी से डिवाइड करके यहां पे ढेर सारी सेल्स बनाएगा। ठीक है, और उसे कह देंगे हम एंडोस्पर्म। और उस एंडोस्पर्म को खाने के लिए ये जाइगोट आगे डिवाइड करेगा, इसमें डिवीजन होगा और इसमें कई सेल्स बनती जाएगी और ये बन जाएगा एम्ब्रियो। ठीक, यानी कि जाइगोट बाद में डेवलप होना शुरू करेगा, एंडोस्पर्म पहले डेवलप होना शुरू करेगा। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एंडोस्पर्म जो पहले डेवलप हो रहा है वो 3n कंडीशन पे है, ट्रिप्लॉइड है, और जाइगोट से सॉरी जो एंडोस्पर्म है वो 3n है और ये क्या है? डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नरिशमेंट ये एंडोस्पर्म ही देगा। ठीक, कोई भी प्लांट हो। अब यहीं से बात आगे बढ़ेगी, बस यहीं से। ये आपकी क्या थी? ओवरी थी। ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल था। ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल था। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ है? ओव्यूल के अंदर। ओवरी में तो कुछ नहीं हुआ भाई। ये पॉलन ट्यूब जब अंदर आई थी तभी तो फर्टिलाइजेशन हुआ था। पॉलन ट्यूब को अगर हम यहां से डिसअपीयर करते हैं तो फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ इसके अंदर हुआ, इस ओवरी में तो कुछ नहीं हुआ था ना।
तो अगर ओवरी में कुछ नहीं हुआ है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बदलेगा? ओव्यूल में किसमें बदल जाएगा और ये किसमें? ओव्यूल बदल जाएगा सीड में। ओव्यूल किसमें चेंज हो जाएगा? सीड में। यानी इसके अंदर ये जो है ये पूरा क्या बन जाएगा? सीड। अब हम इसे क्या कह देंगे? सीड कह देंगे। और ओवरी इसको कवर करे हुए, ओवरी इसको कवर करे हुए, तो ओवरी क्या बन जाएगी? यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम्स सीड एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जरा देखिएगा, यानी कि जो सीड ये बन रहा है ना, ये कैसे बन रहा है? ध्यान से देखिए फिर से। अब इस बात को हम यहां फिर से जा रहे हैं इसके अंदर एक बार, और एक ओव्यूल के अंदर जाके देखते हैं कि ओव्यूल सीड में बदल कैसे रहा। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में ये दो इंटेगुमेंट थे, दो इंटेगुमेंट थे, ठीक, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, और अंदर ये एम्ब्रियो सैक था जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद की बात बता रहा है। एक यहां का क्या बना था? जाइगोट बना था, और एक यहां क्या बना था? एंडोस्पर्म बन गया था। एंडोस्पर्म तेजी से डिवाइड हुआ, उसने पूरे को घेर लिया। जाइगोट ने इसी एंडोस्पर्म को कंज्यूम करना शुरू करा, और जाइगोट जब इसको कंज्यूम करेगा तो इसमें डिवीजन होंगे, अलग अलग टाइप के डिवीजन जाइगोट में होते होते जाइगोट जो था वो किसमें बदल गया? एम्ब्रियो में बदल गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब एक एम्ब्रियो की जो एक्सिस है, जरा हम उसको दिखा देते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस ये होती है इन जनरल बता रहे बात, सबकी ऐसी नहीं होती। और इसने खाते खाते अपने कुछ स्ट्रक्चर्स और बना लिए। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसे टिगेलम कह दिया है। क्या कह दिया है? टिगेलम एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इसमें टिप जो बनी वो थी प्लूम्यूल, और जो इसकी टेल थी वो बन गई रेडिकल। प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल आपका जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा? इससे बन जाता है स्टेम, और रेडिकल जब डेवलप होता है तो क्या बनाता है? रूट। और ये दो बन गए कॉटिलेडन्स। ये किसके अंदर हो रहा है? ये पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है, ये सब कुछ कंज्यूम करते हो। और जो इसके इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये इंटेग्यूमेंट इसको घेरे हुए ना, ये इंटेग्यूमेंट इसको घेरे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये काम ये बीच वाले में हो रहा है, और आगे आसपास तो इंटेग्यूमेंट है, ये इसको घेरे हुए होंगे। ये जो इंटेग्यूमेंट है ये क्या बना देंगे? सीड कोट। इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड कोट। आपने मटर खाई है, मटर खाई, तो मटर जब आप खाते हो, मटर का दाना जब से छीलते हो, तो मटर का दाना जब आप खाते हो तो एक दाने को जैसे ही आप चबाते हो तो पहले उसमें सीड कोट निकलता है बड़ा सा, वो से हटाते ही दो ऐसे करके दो पार्ट में ये बढ़ जाता है। दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, बीच से ही कनेक्ट रहता है। ये इस तरह से नहीं कनेक्ट रहता है, वो कनेक्ट कुछ इस तरह से रहता है। देखिए कुछ इस तरह से ये दो दाने ऐसे खुलते हैं, इसमें ये कुछ इस तरह से कनेक्ट रहता है, ऐसे कनेक्ट रहता है। ये पूरा हमने यहां तक बना दिया, लेकिन ये ऐसे कनेक्ट रहता है। तो ये प्लूम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया, ये दो कॉटिलेडन्स हो गए। और ये जितना एंडोस्पर्म था उसी को तो खा खा के ये बड़ा हुआ था। अगर पूरी तरह से एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, अगर, और ये बन क्या रहा है पूरा अंदर, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड में। तो जब ये सीड बन रहा था और सीड बनने के टाइम पे इसने एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर लिया। सीड बन रहा है और एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम करे ले रहा है। इस तरीके का सीड कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या इसी को कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। बात समझ में आई? यानी जब सीड के अंदर एंडोस्पर्म ना मिले तब हम कह देंगे नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ज्यादातर आपको डाइकॉट में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, कैस्टर वगैरह में आपको मिलता है। तो यहां पे आपको कॉटिलिडन्स दो मिल रहे हैं, ठीक, जैसा आपने
मटर में देखा, चने में देखा, दालों में देखा, डाइकॉट्स, दो कॉटिलिडन। लेकिन कभी आपने चावल को, चावल होता है व्हीट, उसको तो कभी तुमने अलग अलग देखा दो पार्ट में करते हुए? नहीं। चाहे उसे कितना भिगा दो वो दो पार्ट में नहीं जाता। तो इसका मतलब है उसमें कॉटिलिडन कैसा होगा? सिंगल कॉटिलिडन होगा, वो मोनोकॉट सीड हो गया। समझ में आई बात है? नहीं, वो सिंगल कॉटिलिडन वाला भी कॉन्सेप्ट दिखा देते। तो प्लूम्यूल रेडिकल समझ में आ गया। टिगेलम इसकी एक्सिस हो गई, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो कॉटिलिडन्स हैं और इसको कवर करे हुए पूरे इंटेगुमेंट है जो क्या बना देंगे? सीड कोट बना देंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेगुमेंट्स बिकम सीड कोट। अभी हम सारी चीजें आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली सारी बता देंगे एक साथ, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ में आ गया, हटाते हैं इसको। अब एक सिंगल कॉटिलिडन वाले एक सीड को देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो जो सिंगल कॉटिलिडन वाला सीड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने में आता है। इसमें चूंकि एक कॉटिलिडन बन रहा है तो सारा खाना तो कंज्यूम होगा नहीं। जब सारा खाना कंज्यूम नहीं होगा तो एंडोस्पर्म कहीं ना कहीं तो रह ही जाएगा। तो ये एंडोस्पर्म बचा रह गया, इसमें एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है, तुम्हारा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म को कवर करे हुए जो लेयर होती है उसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरॉन लेयर। ठीक, एंडोस्पर्म को कवर करे हुए जो सेल है उसे, उसको हमने क्या कह दिया है? लेयर को एल्यूरॉन लेयर कह दिया। इसमें जो इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो एक साइड में खिसक जाती है ये, और यहां इसका पूरा ये तुम्हारा क्या है? ये पूरा एक कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन, इस सिंगल कॉटिलिडन कह देते हैं स्क्यूटेलम। सिंगल कॉटिलिडन है, इसे हमने क्या कह दिया है? स्क्यूटेलम कह दिया है। और इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस इधर आती है, ये प्लूम्यूल हो गया और ये रेडिकल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? प्लूम्यूल को कवर करे हुए कोलियोप्टाइल होता है, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को कवर करे हुए कोलियोराइजा। ठीक, प्लूम्यूल को कवर करे हुए कोलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करे हुए कोलियोराइजा होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं? हो गया पूरा? समझ में आई बात या नहीं? तो अगर ये आपको समझ में आ गया है, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग कोलियोप्टाइल, रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग कोलियोराइजा। ये मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर हो गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक, चलिए अब अगर हम कहें एंडोस्पर्म बचा रह गया, ऊपर तो हमने कह दिया था एंडोस्पर्म बचा नहीं था, तो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड थे। अगर हम कहते हैं एंडोस्पर्म अब बचा रह गया, भाई साहब हमें तो दिख रहा है एंडोस्पर्म, आप कह रहे हो या खत्म हो गया, तो क्या कहते हैं हम? अगर दिख रहा है तो एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। बोलो, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक, इस तरह से दो तरीके के सीड हो गए, या तो एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। और हमने कहा कॉटिलिडन्स के बेसिस पे भी दो तरीके के सीड हो गए। एक कौन से हो गए? मोनोकॉट्स और दूसरे डाइकॉट्स। मोनोकॉटिलिडोनस और डाइकॉटिलिडोनस। प्लांट्स भी इसी के बेसिस पे हम लोग करते हैं डिवाइड। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब एक बार समराइज करते हैं, सारी चीजों को एक बार समराइज करते हैं सही से, ठीक है? चलिए देख, पूरा रिवाइज करेंगे एक साथ में। सबसे पहले हमने बात करी प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर में 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण हैं? 4। कौन कौन से हो गए? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सब लिखा हुआ है शुरू में, हमने सारी चीजें बताई। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें 2 एसेसरी और 2 नेसेसरी है। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी वर्ड्स होते हैं, इनकी हेल्प से ही रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हीं की वजह से हो, इसलिए ये एसेसरी है। नेसेसरी होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इनकी जो यूनिट्स की बात करी जाए तो कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल, एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन और कार्पेल या पिस्टल होती है गाइनोशियम की यूनिट। हमने कहा मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टेमन कह दिया है, इसमें एक फिलामेंट, 2 एंथर होते हैं। इस एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। पॉलन
ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन होता है कैसे बन रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हमने आपको बताया सेल डिवीजन का वो प्रोसेस जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, वो मियोसिस कहलाता है। ये हैप्लॉइड होता है, इसीलिए इसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कि इसमें एक्साइन होगी बाहर की तरफ, अंदर इंटाइन होगी और दो सेल्स होंगी, बड़ी वाली वेजिटेटिव और छोटी वाली जनरेटिव। एक्साइन स्पोर पॉलन की बनी हुई है, जिसमें ये जर्म पोल 3 हमने दिखा दिए हैं, इसी से पॉलन ट्यूब निकलेगी। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पॉलन ग्रेन्स का एंथर से उठ के स्टिग्मा तक जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है। और पॉलिनेशन की वजह के लिए एजेंट्स होते हैं, उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। खैर, पॉलन ग्रेन यहां आ गया। जब पॉलन ग्रेन यहां आ गया तो अब होगा पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस में क्या होता है? पॉलन ग्रेन के अंदर से जो वेजिटेटिव सेल है वो बनाएगी पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब किस तरफ मूव कर रही है? टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, इस छेद की तरफ मूव कर रही है। और इसके अंदर है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर है एग सेल और सेंट्रल सेल। तो जो आपका पॉलन ट्यूब है वो तो निकल रही है, लेकिन पीछे जो जर्म सेल थी उसने डिवाइड कर दो गैमेट्स बना दिए, मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट ने फ्यूज करा जाके किसके साथ में? एग सेल के साथ में, और बना दिया जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट ने फ्यूज कर दिया सेंट्रल सेल या दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और बना दिया पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे डेवलप करके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। और जाइगोट आगे डेवलप करके क्या बना देगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ही खेल है, ठीक है। अगर एम्ब्रियो 2 कॉटिलिडन्स वाला बन रहा है तब हम कह देंगे कि ये डाइकॉट सीड होगा। अगर एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलिडन वाला है तो हम कह देंगे ये मोनोकॉट सीड है। इस एंडोस्पर्म की बात करी जाए तो अगर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा है तो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होगा। अगर एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बच जा रहा है तो एल्ब्यूमिनस सीड हो जाएगा। कोई दिक्कत? सीड ही का फॉर्मेशन असल में ये चीज थी, क्योंकि हमने बताया आपको जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें प्लूम्यूल है और रेडिकल। प्लूम्यूल आगे डेवलप करेगा, क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा, और रेडिकल आगे क्या बनाएगा? रूट बनाएगा बाय द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब सीड को जर्मिनेट करेंगे और सीड तब तक पड़ा हुआ रहेगा, शांत सोता रहेगा, ठीक है। डॉर्मेंसी कहलाती है। आप लाते हो चने लाते हो, घर में रख लेते हो लाके, उसके बाद चनों को भिगा देते हो। जब भिगाते हो तो वो चनों के अंदर से स्प्राउट्स, छोटे छोटे से कीड़े निकल जाते हैं, स्प्राउट बन जाते हैं। तो जब आप चनों को जब तक घर में रखे हुए भिगा नहीं रहे तब तक तो चने सो रहे हैं ना, लेकिन जैसा ही उसमें पानी डाला उसमें स्प्राउटिंग होने लगी। तो स्प्राउटिंग हो रही है, दैट मींस उनका जर्मिनेशन अब शुरू हुआ है। लेकिन जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रहे तब तक सो रहे थे, उस पीरियड को कहते हैं डॉर्मेंट पीरियड, यानी वो सो रहे, सुसुप्त अवस्था में। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? अब प्लूम्यूल और रेडिकल हो गया। अब जरा आप यहां पे खास बातें समझिए। एक फ्लावर का जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, फ्लावर का जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, जरा ध्यान से देखिएगा। इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया ये थैलेमस है, थैलेमस या टोरस कहलाता है, ये पेडिसल है, ये थैलेमस। इसी से निकल रहा है कैलिक्स, ये आ गया कोरोला, ये हो गया एंड्रोसियम, गाइनोसियम। समझ में आई? ये एंड्रोसियम का पार्ट, ये गाइनोसियम का। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। आप कभी भी अपने अपने घरों में अगर फूल वूल लगे हुए हैं, नीम का लगा होता है, या इसके अलावा आम होता है, या इसके अलावा अमरूद, ये बेसिक चीजें जो आपके घरों में मिल जाती हैं, अमरूद वगैरह मिल जाता है या नींबू मिल जाता है। तो अगर उसके फ्लावर को देखिएगा और उसके जर्मिनेशन को देखिएगा ध्यान से, तो क्या होता है? जैसे ही पॉलिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे ही यहां फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होते ही कैलिक्स शेड हो जाता है, कोरोला शेड हो जाता है, एंड्रोसियम शेड हो जाता है, स्टिग्मा शेड हो जाता है, स्टाइल शेड हो जाता है। सिर्फ इतना पार्ट बचा। समझ में आई बात? क्या क्या चला गया? कैलिक्स गया, कोरोला गया, एंड्रोसियम गया, स्टिग्मा, स्टाइल ये भी चला गया, सिर्फ ओवरी का पार्ट अंदर बच गया। और ओवरी के अंदर ही ये सारे चेंजेस हो रहे थे, फर्टिलाइजेशन वगैरह।
तो अगर कोई तुमसे पूछे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैलिक्स का क्या होता है, तुम क्या कह दोगे, शेड ऑफ हो जाता है। लेकिन कुछ में कैलिक्स रुका रहता है, जैसे ब्रिंजल, बैगन में तुमने देखा होगा, बैगन जब तुम बनाते हो तो ऐसे ही तो बनाते हो, कहते साहब ये बैगन बन गया हमारा, है ना, एक और बना देंगे ऐसे करके, ये बैगन बन गया, ऐसे तो बनाते हैं। तो ये जो हरा हरा स्ट्रक्चर लगा होता है, ये क्या है, ये कैलिक्स ही तो है ना बैगन का। तो कैलिक्स कभी कभी परसिस्ट कर जाते हैं, रुके रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में, हम जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपने कभी देखा होगा तो टमाटर को जब तोड़ते हैं तो उस पर भी पीछे ऐसे करके लगे हुए होते हैं, वो भी कैलिक्स ही हैं जो रुके हुए, लेकिन जनरली सब में ये ऐसा हो जाता है कि शेड ऑफ हो जाता है। ठीक, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बन रही है, फ्रूट में, और ओव्यूल बिकम्स सीड। ओवरी बन रही है फ्रूट में और ओव्यूल किस में बन रहा है, सीड में। अब सीड दो तरीके के, मोनोकोट डाइकोट। सीड के इंटेगुमेंट क्या बना रहे हैं, सीड कोट। ओवरी के जो कवरिंग है ये क्या बना रही है भाई, ओवरी की कवरिंग तो है, फ्रूट की जो वॉल है उसको बनाएगी ओवरी की कवरिंग। फ्रूट की वॉल कहलाती है पेरिकार्प, पेरिकार्प। ये क्या है, फ्रूट की वॉल, फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ठीक, समझ में आ गई बात है, नहीं कोई दिक्कत, हर एक पॉइंट हमने यहां लिख दिया है, समझा दिया है, इससे ज्यादा अब इसमें कुछ भी रह नहीं गया है। प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पूरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करना है ये हमने बता दिया। और देखिए आपका बीज जो है वो किसके अंदर कवर है, ओवरी के अंदर कवर है, यानी सीड जो है वो फ्रूट के अंदर मिल रहा है। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड जो है वो फ्रूट के अंदर मिलता है उन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। याद रखिएगा, दो तरीके के प्लांट होते हैं, कुछ में नेकेड सीड मिलते हैं, सीड जो है उसके ऊपर ओवरी नहीं मिलती है, उन्हें कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर कवरिंग मिलती है, जैसे कि आपने यहाँ देखा कवरिंग मिल रही, इन्हें कह देते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब फ्रूट्स भी दो तरीके के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। समझिएगा जरा मेरी बात, फ्रूट्स भी दो तरीके के हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनेंगे, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओवरी के अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया सेब, इसमें क्या होता है, जो थैलेमस है ये इसको कवर कर लेगा, पूरा थैलेमस इसको कवर कर लेगा, और थैलेमस कवर करके फ्लैशी हो जाएगा। जब आप सेब खाते हो तो सेब को जब काटते हो तो उसमें बीच में यहां पे भी एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसके अंदर दो सीड्स ऐसे करके लगे होते हैं। तो असल में ये ओवरी थी, जैसे आपने देखा ओवरी के अंदर ओव्यूल्स और ये तुम्हें सीड मिल रहा है, ओव्यूल कन्वर्ट होकर सीड। इसको आप निकाल देते हो, प्लास्टिक की ऐसी कवरिंग होती है तो निकाल देते हो, और फिर खाते क्या हो, ये पार्ट का, तो ये फ्लैशी एरिया, ये सिर्फ फ्लैशी एरिया क्या है, ये थैलेमस है जिसको तुम खा रहे हो। ठीक, तो अगर सिर्फ ओवरी से बन रहा है फ्रूट तो वो कौन सा फ्रूट कहलाएगा, ट्रू फ्रूट। और अगर ओवरी के अलावा कुछ और ऑर्गन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म हो गया। इस चैप्टर का एक पार्ट, बड़ा मेजर पार्ट था जो खत्म हो चुका है। हैव अ नाइस डे।